ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज, सच की। आदर्श संग्राम पार्टी ने संजय रावत को बनाया प्रदेश महामंत्री। 2027 चुनाव की तैयारियों का हुआ आगाज। लखनऊ आदर्श संग्राम पार्टी ने आगामी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संजय रावत को पार्टी का नया महामंत्री नियुक्त किया गया। पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष नीतीश प्रसाद ने संजय रावत को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और सम्मान किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में चुनावी रणनीतियों पर विशेष चर्चा की गई। सभी ने मिलकर आने वाले चुनाव के लिए विचार विमर्श किया और संगठन को मजबूत करने की बात कही। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती ने इस अवसर पर संजय रावत को नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी पार्टी लगातार शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग के हक के लिए संघर्ष कर रही है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और संजय रावत जैसे कर्मठ नेता के जुड़ने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। क्या कुछ कहा है पदाधिकारियों, देखते हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो मेरा वक्फ बोर्ड को लेकर ये रहा है कि बीजेपी ने इस समय, जब बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव, दोनों राज्यों के चुनाव नज़दीक है और भारत के ये दो बड़े राज्य हैं जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या, और वहाँ के व्यवहार को देखते हुए इन्होंने वक्फ बोर्ड का निर्णय लाया। उत्तर प्रदेश शुरू से गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर रहा है और आगे भी रहेगा। किसी भी तरह का कोई दल आके इसे ख़त्म नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड की बातों से लोगों का ध्यान भटकाना था, राजनीति में इनको खुद के लिए जगह बनानी थी, बिहार चुनाव इनके लिए हार का सबब बनने वाला था, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड का सहारा लिया, जिससे कि जो कट्टर हिंदूवादी विचारधारा वाले हैं उनका वोट एकत्र कर सकें और देश को भ्रमित कर सकें। उसी के साथ जब इनके ऊपर वक्फ बोर्ड का मामला कहीं ना कहीं उल्टा पड़ने लगा और कहीं ना कहीं वो मामला शांत होने लगा, तो इन्होंने एक और देश का ध्यान घुमा दिया, पहलगाम हमला। इससे पहले भी सीआरपीएफ के जवानों पे हमला हुआ, आरडीएक्स आया, लोग मरे, उसकी जांच अभी पूरी नहीं हो पाई और ये हमला हो गया। 2014 में जब प्रधानमंत्री बनना था मोदी जी को, तो उन्होंने कहा था देश में आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। 370 हटाने के बाद कहा था आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। तो क्या देश की जनता ये नहीं समझ रही कि ये झूठे वादे हैं? किसी भी रूप में आज आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ। बीजेपी के आने के बाद से हमारे देश के नागरिकों की हत्या आतंकवाद से ज़्यादा हो रही है। हमारे देश के सैनिक बेवजह ज़्यादा मारे जा रहे हैं। बीजेपी सिर्फ राष्ट्रभक्ति का प्रचार करती है, दरअसल ये देशद्रोह पार्टी है और देश के द्रोह में ही काम करती है। गौतम जी, जैसे आपने बोला कि बीजेपी एक देशद्रोही पार्टी है, और आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अगर जिस दिन हादसा हुआ, हादसे कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ही प्रधानमंत्री बिहार में रैली करने लगे और कहा कि चुन कर हिसाब लिया जाएगा और बदतर से बदतर उनको मौत दी जाएगी, उसके साथ कुछ कहने याद रखते हैं। हमारे देश की जनता को जो बीजेपी के मीडिया हाउस है, जो सरकार का बंधक मीडिया हाउस है, वो जिस तरह की न्यूज़ दिखाता है, जनता उसको देख रही है। जनता को ये नहीं बताया जा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दुबई यात्रा से पहले वो पाकिस्तान होते हुए क्यों गए, इसका जवाब आज तक नहीं दिया जा रहा है कि आखिर वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे क्यों होते हुए गए, बल्कि लौटते समय वो जद्दा एयरपोर्ट होकर के लौटे और इसे कहा कि ये हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। क्या इसको ऐसा नहीं माना जा सकता है कि ये पाकिस्तान को मनाने गए हों कि जब हम आपके खिलाफ आग उगले तो आप शांत रहना? मुझ जैसा एक राजनीतिज्ञ इस विचार पे शोध करता है और समझता है कि क्या ये सिद्ध नहीं होता कि पाकिस्तान जाके उनको मना के आए हों कि जब हम आपके खिलाफ बोलें तो आप शांत रहिएगा, क्योंकि हम वोट जीतना चाहते हैं, हमें बिहार इलेक्शन जीतना है। देखिए, बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। तो कहेंगे आपका कहना है कि तरह भारत में पिछले कुछ सालों में चुनाव से ही ठीक पहले हमले हो रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, कभी उरी हमला, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम हमला, ऐसे तमाम हमले ठीक चुनाव से पहले। और सबसे बड़ी बात है कि ये ख़ास तौर से आपका जम्मू कश्मीर को टारगेट करके करा जा रहा है, बल्कि 370 हटा के तो आप जम्मू कश्मीर को जन्नत बना चुके हैं। वहाँ पे आपने हराम नागरिक के लिए आना जाना सुलभ कर दिया। ऐसे पर भी अगर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में बदहाली तो 370 लाने का कोई फ़ायदा हो तो मुझे सरकार बताए। जो पहलगाम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो पिछले 11 वर्षों से
गद्दी संभाले बैठे हैं। दरअसल वो एक डरपोक प्रधानमंत्री के तौर पे ही देखे जाते हैं। जनता जानती है, जनता यह भी जान चुकी है कि ये जो बोलेंगे उसका उल्टा होगा। अपनी मर्ज़ी से ये रात को 8 बजे आके नोटबंदी कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से आकर के ये कोरोना का घोषणा करते हैं, थाली बजवाते हैं, लोगों से मोबाइल टॉर्च जलवाते हैं और देश में लाखों की तादाद में मौतें होती हैं। और उसका ठीकरा वो अन्य लोगों पे, या तो नेहरू परिवार पे फोड़ देते हैं या देश की आम जनता पे। कभी भी इन्होंने ऑक्सीजन ऑडिट की बात नहीं करी कोविड के समय, कभी भी इन्होंने पुलवामा घटना की जांच को जनता के सामने नहीं लाया। मीडिया ने बताया कि वो RDX कहाँ से आया था, क्या उसी वक्त क्या पाकिस्तान पे हमला करके उसे नस्ते-नाबूद नहीं कर सकते थे? लेकिन बीजेपी सिर्फ पाकिस्तान, आतंकवाद और हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी संभालने के लिए करती है। जब जब इसकी गद्दी से छीनती है ये ऐसी घटना कराती है और निरंतर ये कराती ही रहेगी। देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अब हाल में ही गौतम जी, वो बात की जाए कि अब इन मुद्दों से भटकाने के बाद अब जाति जनगणना भी लेकर आ रही है, क्या इसमें आपका निर्णय है? क्या जाति जनगणना सपोर्ट करते हैं, पक्ष में है या विपक्ष में है? बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना का स्वागत है, पर समझ से परे ये बात है कि जिस वक्त देश में आपातकाल लगना चाहिए, पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, युद्ध की स्थिति में भारत के अंदर सिर्फ एक राज्य में नहीं पूरे भारत में, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, जम्मू कश्मीर जल रहा है, जातीय जनगणना इधर वाल नज़दीक करके इन्होंने चाहा है कि देश के सारे सरकारी कर्मचारियों को ये एक अलग ही काम पे लगा दें। जितने भी BLO हैं ये उनको जाति जनगणना के अनुसार जाति जनगणना करा करके अपने वोट डाइवर्ट करेंगे। जाति जनगणना होना आवश्यक है, परंतु इसकी टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए। एक बात चीज़ और है गौतम जी, जाति जनगणना अगर होगी तो मिनिमम 1 साल से 2 साल का समय भी लगता है, आगामी उधर चुनाव भी आ जाएंगे। किस तरह इस जाति जनगणना को जल्दी से कवर करेंगे और किस तरह आंकड़े लाए जाएंगे सामने? जिस तरह से बीजेपी ने कुंभ के मेले में प्रतिदिन आने वालों लोगों की संख्या गिन ली थी, बहुत आसानी से वो पर डे प्रतिदिन की संख्या बताया करते थे, उसी तरह ये जनगणना भी जल्दी करा सकते हैं अगर चाहें तो। आदर्श संग्राम पार्टी 2027 के लिए क्या रणनीति तैयार कर रही है, किस तरह अपने पदाधिकारियों को मैसेज डालने की क्या कुछ है? आदर्श संग्राम पार्टी 2027 में निर्णायक भूमिका में रहेगी। यकीन मानिए इस वक्त आदर्श संग्राम पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी इन सब के गलत मंसूबों पे पानी फेरने वाली, क्योंकि ये सब आपस में दल मिल करके एक दूसरे से हाथ मिलाकर देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। आदर्श संग्राम पार्टी ऐसे वक्त पर देश की जनता को यह बताएगी कि किस तरह से आप लोगों को यह पार्टियां ठगनी है और यह जनता को जागरूक करने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय रावत है, आदर्श संग्राम पार्टी से प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश। आदर्श संग्राम पार्टी आपको प्रदेश लेवल पे आपको नियुक्ति की है, क्या रणनीतियाँ रहेंगी पार्टी के लिए, किस तरह आप पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, किस तरह आप पारसी समाज को किस तरह आगे ले जाएंगे? मैं पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और हर जगह जाता हूँ और अपने पदाधिकारी नियुक्त कर रहा हूँ। और इस समय जो हमारा हरदोई का मैटर चल रहा है सलिया पासी वाला, उस पर काम कर रहे हैं। जो देखा होगा कि गजट हमने कई पेश किए लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं आया। क्या लगता है कि इससे लड़ाई लड़ेंगे, समाज की लड़ाई किससे लड़ेंगे? इसमें भी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने काम कर रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह लड़ेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ासकर पारसी समाज के लिए भी काम अच्छा कर रहे हैं। और 2027 में हम लोग अपने तलबल दल के साथ अच्छी भूमिका निभाएंगे पार्टी के साथ। पार्टी पारसियों के लिए काम कर रही है और कई सारे काम किए भी हैं। मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपने सभी साथियों के साथ तन मन धन से मैदान में आए और आदर्श संग्राम पार्टी को सपोर्ट करें। अभी होगा कि सातन पासी वाला मैटर हम लोगों ने उठाया था और इस समय हम लोगों ने सलिया पासी वाला भी उठाया है और बहुत जल्द सोहेल देव पासी का भी उठाएंगे। के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवाओं के लिए किस लड़ाई लड़ेगी पार्टी तरफ से? मैं तो यही कहना चाहूँगा युवा के लिए कि सरकार जो है लोगों को जो है इस समय उलझा के रखे हुए, युवा के पास कोई काम धाम नहीं है। इसलिए मैं युवा के साथ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि युवा खुद मेहनत करे, खुद आगे बढ़े। और पार्टी को किस तरह आप युवाओं को ला के किस तरह आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? अभी तो पार्टी जो समझ लीजिए हम लोग युवा को जोड़ रहे हैं हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ले से, और एक आंदोलन करना है हमको। अब उसके लिए हम
अध्यक्ष जी से बात करके रणनीति बना ले, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। खुद ही लोगों को पता चल जाएगा कि पार्टी कहाँ पे है, क्या कार्य कर रही है। हाँ नीतीश जी, ये जो लोग हैं इनका ये मानना है कि एक दूसरे से भिड़ाए रहो, इनको लड़ाए रहो। जब ये उलझे रहेंगे तो कोई इनको मुद्दा ही नहीं है। अब जब हम रोड पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, खुद ही सरकार को पता चलेगी कि हम लोग किस नीतियों से काम करना चाह रहे हैं। आदर्श संग्राम की पार्टी की रणनीति जो रहेगी 2027 में क्या क्या रहेगी? अभी तो ये देखिए कुछ चीज़ें गोपनीय हैं, हम उसको बाहर भी नहीं निकालना चाहते हैं कि हमको देख के कोई दूसरी पार्टी फ़ायदा उठाए। तो ये गोपनीय चीज़ें हैं, जब हम लोग फील्ड में उतरेंगे सबको खुद ही पता चल जाएगा।